नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी शब्द रचना जो होती है वो किस प्रकार से होती है। क्योंकि यदि हम देखें तो हिंदी शब्द रचना जो है वो आपकी कक्षा तीसरी से प्रारंभ हो जाती है, कक्षा दूसरी से प्रारंभ हो जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और जो आपकी 5वीं 6वीं क्लास से लेकर के सभी में पूछा जाता है, 9वीं 10वीं, आपका 11वीं 12वीं आपकी कॉलेज की जो एजुकेशन होती है। और अध्यापक शिक्षा के डीएलएड, बीएड, बीएलएड और एमए हिंदी, बीए हिंदी, इस तरह के जितने भी कोर्स होते हैं, हिंदी के बिना हमारे सभी कोर्स अधूरे होते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं वो हिंदी के बिना अधूरी है। उसमें अभी अगर हम देखें तो वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली है, या आपकी सिविल सर्विसेज की बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उन सब में हिंदी से रिलेटेड 10-10 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी का ज्ञान चाहते हैं। उनको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं, क्योंकि जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें भी आपका शब्द संरचना, संयुक्त वाक्य, सभी चीज़ों का अगर आप सिलेबस उठा करके देखते हैं तो सभी तरह के प्रश्न जो हैं वो उसमें पूछे जाते हैं। अब हम जब शब्द रचना की बात करते हैं तब हम आते हैं कि शब्द रचना वास्तव में क्या होती है। तो हिंदी की शब्द रचना प्रकृति और प्रत्यय पर आधारित होती है। यह हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का प्रकृति से संयोग या प्रकृति का प्रत्यय से संयोग और संबंध व्याकरण का प्रमुख विषय बन जाता है। जो किसी मुक्त पद के साथ संबद्ध होकर एक विशेष व्याकरणीय चीजें बना देता है उसको हम शब्द रचना कहते हैं। शब्द रचना को अगर हम डिवाइड करते हैं तब हम ये पाते हैं कि वहां पर उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, संधि और समास। ये 4 शब्द रचनाएं जो होती हैं वो हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती हैं। और उपसर्ग प्रत्यय कक्षा तीसरी चौथी से प्रारंभ होता है और सभी कक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है, बताया जाता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि क्या है, समास क्या है। मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शब्द रचना के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं जिनका वर्गीकरण करने पर हमें 4 रचनाएं प्राप्त होती हैं, यौगिक शब्द रचना जो कहलाती है। सबसे पहला होता है आपका उपसर्ग, दूसरा होता है आपका प्रत्यय, तीसरा होता है आपका संधि और चौथा होता है आपका समास। अब जब हम देखें तो ये पाते हैं कि अक्षर समूह कैसे बनते हैं। तो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले जो अर्थवान समूह होते हैं वही आपके अक्षर समूह होते हैं, जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है। जब हम अनायास ही कोई चीज किसी से मिल जाती है तो वो कुछ बन जाती है, लेकिन उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो वो आपका शब्द रचना के अंतर्गत आता है और अक्षर समूह शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले जो अर्थवान अक्षर समूह होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। और नवीन शब्दों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है और वो भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शब्द रचना के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब उपसर्ग और प्रत्यय में मुख्य अंतर ये होता है कि उपसर्ग जो होते हैं वो ऐसे मूल शब्द होते हैं जो किसी भी शब्दों के आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रारंभ में लगने वाले जो अक्षर होते हैं वो किसी भी शब्द में जब लगते हैं तब वो आपके उपसर्ग बन जाते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए हम बात करते हैं वी शब्द की, या हम बात करते हैं परा शब्द की। तो जैसे पराधन आधीन, परधन आधीन, पराधीन। तो यहाँ पर यानी दूसरे का, आधीन यानी दूसरों के अधिकार में, नियंत्रण में आप आ गए। तो हमने देखा कि जो भी शब्द जुड़ते हैं वो कुछ ना कुछ अर्थ लिए हुए होते हैं। जैसे हम अति को लेते हैं, या आ और काश, जब हम उसको लेकर के चलते हैं तो आ का भी अर्थ अलग है
और काश का भी अर्थ अलग है। तो इस तरह से शब्दों के जो अर्थ हैं वो बदल जाते हैं। उपसर्ग के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं और सबसे पहले उपसर्ग की हम परिभाषा को जान लेते हैं। तो उपसर्ग जो है वो वास्तव में क्या है कि दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ ऐसा शब्द जिसका अर्थ बदल जाता है। तो उप का अर्थ होता है समीप या निकट और पास, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग हम शब्द के आदि में करते हैं, मतलब प्रारंभ में करते हैं। ठीक है, तो आपका उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो प्रारंभ में लगाए जाते हैं और मूल शब्द में जुड़ करके उसका मूल अर्थ वो परिवर्तित कर देते हैं। शब्द के पहले पूर्व में जुड़ करके इसका अर्थ या भाव वो बदल देते हैं या परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कोई संस्कृत का शब्द होता है, तो संस्कृत के उपसर्ग में हम देखते हैं तो तत्सम जो होते हैं वो आपके संस्कृत के उपसर्ग हो जाते हैं और इसी प्रकार से हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो आपके तद्भव हो जाते हैं। आगत उपसर्ग, 3 प्रकार के उपसर्गों को बताया गया है कि संस्कृत के उपसर्ग तो वो ऐसे हैं जो संस्कृत के पहले लगाए जाते हैं तो वो तत्सम में आ जाते हैं, हिंदी के पहले लगाए जाते हैं तो तद्भव बन जाते हैं, और आगत उपसर्ग जो होते हैं वो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए जो शब्द होते हैं, जैसे अरबी हुई, फारसी हुई, अंग्रेजी हुई, ये जो हैं वो आपके आगत उपसर्ग कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं से आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं उसके कुछ उदाहरण बताना चाहूंगी मैं आपको। जैसे अति, अति का अर्थ होता है आपका अधिक और सीमा से परे। अब जब ये अति शब्द वृद्धि के साथ जुड़ता है तो अति वृद्धि हो जाता है, अत्युक्ति हो जाता है, अत्याचार हो जाता है। अति धन, आचार, अत्याचार, इनका अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार से अधि, अनु, अप, अपि, बहुत तरह के शब्द हैं। उत, उप, इस तरह के जो शब्द हैं। नी में निवेदन आपका, निवास आपका, निकट, निबंध, निह में आपका निर्देश, नी का अर्थ होता है बना। इसी प्रकार से परा का अर्थ होता है विपरीत और अनादर, और उदाहरण में हम देखें तो पराधीन, पराकाष्ठा, परार्ध, परामर्श, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो बनते हैं। तो ये आपके उपसर्ग होते हैं। और अब जब हम हिंदी के उपसर्ग देखने में आते हैं तब हिंदी के उपसर्ग में जैसे खाली आ है, उसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। अपड़, अलग, अनाम, अजान, इस तरह के जो शब्द हैं वो बनते हैं। अध में आधा, अधखिला, अन से अनपढ़, अनमोल, अनगढ़, उन से 49, 69, कु से कुपात्र, कुलेख, कुपूत, इस प्रकार की जो चीजें होती वो बनती हैं। फिर आता है आपका आगत उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से आया है। तो उसमें उर्दू में अगर हम देखें तो कम यानी थोड़ा, और कमजोर, कमाकल, कम उम्र, ये सारी चीजें। खुश में खुशबू, खुशदिल, खुशहाल। दर में दरअसल, दरमियान, दरकिरार, इस तरह के जो शब्द हैं वो विदेश में आते हैं। और अंग्रेजी में जब हम देखते हैं तब जैसे सब अधीन, सब जज, सब कमेटी। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी सीएम, इस तरह के जो उपसर्ग होते हैं वो प्रचलित हैं। जनरल में आप देखेंगे तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल का अर्थ होता है प्रधान। तो यहाँ आपको इनके अर्थ भी पढ़ना है और उसके बाद किस प्रकार से उपसर्ग को बताना है। तो शब्द रचना का पहला जो है वो यौगिक शब्द रचना के जो मुख्य आधार होते हैं उसमें सबसे पहला उपसर्ग था, जिसके मैंने आपको प्रकार बताए और किस प्रकार से उनको जोड़ा जाता है, पढ़ा जाता है, ये बताया। तो आशा है कि सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।